जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद शहज़ाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज फिर मेरे साथ मौजूद है ज़ुबैर साहब और आज हम इससे जानेंगे कि आज जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है तहसीलदार के हवाले से, उसका मकसद क्या है, उसका और फ्यूचर क्या है कि उसका लोगों को तैयारी किस लिहाज से करनी चाहिए, उसको अकॉर्डिंगली किस तरह से देखना चाहिए। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। आज फिर आप मेरे हाथ आ ही गए। और आपका हाथ भी थक जाएगा। कोई बात नहीं सर। अच्छा सर, अभी जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, हाँ जी। उसमें एक तो उम्मीद की किरण ज़ाहिर हुई है कि अब जो सेकंड फेज़ है तहसीलदार का वो जल्दी होने जा रहा है। ठीक है। पहली तो बात ये ये तो एक है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। जो रोज़ बच्चे सवाल पूछते थे जी तहसीलदार की सेकंड फेज़ कब होनी है, कब होनी है? ऐसी तो है। वो आफ्टर ऑल आज हो मतलब उन्होंने आज इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। हुँ। लेकिन उसमें क्या है, पब्लिक लोगों सर्विस को कमीशन, आसानी हो हाँ, जाएगी समझने में। उसमें सर लिखा हुआ है कि जो नेक्स्ट फेज़ है वो हाँ जल्दी जी। प्लान होगी। एक तो उसके बारे ठीक में है। सुनने में आ रहा है शायद 8 या 10 अगस्त तक वो शायद प्लान हो जाए। ओके, यानी अगर आज 25 24-25 है, तो अगले 20 दिन बाद हाँ, पेपर ये एक्सपेक्ट मतलब करें। अगले विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स जो है ना ये हो जाएगा। ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये पब्लिक सर्विस कमीशन मेरे ख्याल में शायद प्रोसेस को बहुत लेंथी हो गया है ये हाँ, इस ऐसे तरह ही से काफ़ी करने देर हो से। गई हाँ इसको जी। ना। तो अब इस नोटिफिकेशन में भी ये बताया गया है कि आप लोगों के पेपर तीनों होंगे ठीक है। और उन तीनों पेपर्स में से जो पहले पेपर चेक होगा वो रेवेन्यू लॉज का पेपर चेक होगा, एमसीक्यूज का। ओके। क्योंकि वो 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर है रेवेन्यू लॉज और उस हुँ। पे नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई है। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि वो जिस बंदे का पास होगा उसके बाकी 2 पेपर चेक होंगे। ओके। पेपर तीनों के इकट्ठे होंगे? पेपर तीनों के इकट्ठे, जो ये नोटिफिकेशन है इसमें तो यही लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि पहले रेवेन्यू लॉज का पेपर होगा, वो जो पास करेंगे उनका सेकंड फेज में हुँ। पेपर होगा। नहीं, लिखा है कि उनके मार्क उनके पेपर होंगे जो कि इस पेपर रेवेन्यू को लॉज क्लियर के करेंगे क्लियर करेंगे। और इसमें 40% पे ही जी, पासिंग। 40% पे पासिंग मार्क्स ओके। हैं। अच्छा, एक तो ये नेगेटिव मार्किंग है। हुँ। नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर होना है ये। ठीक हो गया। इसके साथ 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे होना है हुँ। और 100 नंबर का उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन है। बहुत ही मुश्किल है दोनों ना। जो उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन है उसके अंदर सर 100 नंबर में 40 से 45 नंबर का इंग्लिश उर्दू ऐसे आता है। ठीक है। 25 नंबर की तलखीस आती है जिसमें 20 नंबर की तलखीस करनी होती है और 5 नंबर का सूटेबल टाइटल होता है। ठीक है। कोई एक ख़त इसके ऊपर लिखना होता है, हुँ। बाज़-औक़ात ख़त आ जाता है। हुँ। अच्छा, उसके बाद कोई इमला की गलतियाँ दी जाती हैं, ठीक है। मुहावरे दिए जाते हैं और कभी-कभार ऐसे होता है कोई इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन दे दी जाती है या उर्दू के उर्दू। पेपर में? जी, ठीक है। छोटा-सा पैराग्राफ देते हैं जिसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कर दें। ओके। ठीक है। तो ये भी मुमकिन है कि ये भी आ सकता है। ओके। अब ये 3 पेपर हैं सर, ये आज की डेवलपमेंट हुई है। हुँ। तो और इंग्लिश ऐसे पूरा 100 नंबर 100 नंबर का होगा, 2 घंटे के अंदर 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे लिखना होगा। तकरीबन 5 से 7 मज़मून दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक 5 से 7 होंगे? जी, जी। ओके, ऑप्शन तो अच्छे खासे 10 हैं। सीएसएस में 10 होते हैं, ठीक है। 10 में से आपने एक करना होता है। ये कितने वर्ड्स का होगा? सर डिमांड तो होगी 1500 से 1600 वर्ड्स विदाउट जो आपकी आउटलाइन होगी। ओके। और उर्दू ऐसे क्योंकि वो 40 नंबर का। जी, 45 नंबर का है। फिर भी सर देखिए उर्दू ऐसे जो है उसकी आउटलाइन तो नहीं होती, हुँ। लेकिन उसके अंदर हम चीज़ें एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर हमने कोई इम्पोर्टेंट बात लिखनी है तो हम उसके अंदर उसको सब हेडिंग की सूरत में लिख सकते हैं। हुँ। लेकिन फिर भी उर्दू लिखने के लिए जब हम लिखने बैठते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद फिर हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। लेकिन हमने ये भी देखना है कि ये एक तो 100 रेलेवेंट नंबर भी का नहीं है, 100। ये है तकरीबन 45 नंबर का। तो ये कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए? ये भी 1000 का तो होगा। उर्दू में क्योंकि हमारी अपनी ज़ुबान है, हमारे पास ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन होता है। हुँ। तो मेरे ख़्याल में 1000 वर्ड्स तक होगा। 1000 वर्ड से मुराद ये है कि आप अगर 5 से 6 पेजेज़ लिखेंगे दोनों साइड से, मीन अगर 10 से 11 सफ़हात बनते हैं, तो ये इनफ़ है। तब जाकर आप दौड़ में शामिल हो सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा ये है कि ये 45 नंबर का ऐसे है, हुँ। तो 100 नंबर का नहीं है। हाँ आपने दूसरा पेपर भी तो करना होगा ना? जी, बिल्कुल, बाकी चीज़ें भी जी, तो बाकी हैं। चीज़ें भी तो आपने देखनी है, तो उसमें यही है कि आपको लिमिटेड रह के करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को रेवेन्यू लॉज़ के हवाले से और उसके साथ इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे के हवाले अच्छा, से? इंग्लिश ऐसे सर, एक तो ये है कि अब जिन जिन लोगों ने तहसीलदार का पेपर देना है, हुँ। तो मैं उन्हें कहूँगा कि जब हम मार्केट के अंदर किताबें देखते हैं ना ऐसे की, हुँ।
तो वो ऐसे हमें तकरीबन 50 से 60% ऐसे रेडीमेड मिल जाता है, ऐसे ही है, ठीक है? ऐसे ही है। उसको हमने सिर्फ अपडेट करना होता है। अगर आप लोगों के पास कोई किताब है, उसमें से आप सोशल मीडिया का जो यूज़ है या पूरी पूरी दुनिया के अंदर एक फिनोमेना बन चुका है, आप इसके ऊपर देखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी के अंदर मतलब सॉफ्ट इंटरवेंशन के थ्रू आ चुकी है। और इसका इम्पैक्ट हम पर क्या है? इसका इम्पैक्ट क्या है? अब क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर अर्बन और रूरल फ्लडिंग हो रही है, लैंडस्लाइडिंग्स हो रही हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप कोई ऐसे देख लें, उसमें फैक्ट्स दे दें। पाकिस्तान के जो गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, चाहे वो इकॉनमी के हों, चाहे वो गवर्नेंस हों, उनके हवाले से, लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, क्योंकि गवर्नेंस पूरी दुनिया का जो मॉडल है वो लोकल गवर्नमेंट से ऊपर जाता है ठीक है। और हमारे पास वो टॉप डाउन पॉलिसी है कि हम सेंट्रल लेवल से सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तो आप इसको मतलब हमारा गवर्नेंस मॉडल देख लें, इकॉनमी के पाकिस्तान के इश्यूज़ देख लें। तो इस तरह से आप अच्छा एजुकेशन के ऊपर ज़रूर आपने कोई थीसिस अपना कोई एक ऐसे देख लेना है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, उसमें आपने पाकिस्तान का जो जीडीपी का जो परसेंटेज है, जो मेरे ख्याल में 0.6 या 0.8% है टोटल जीडीपी की, इसमें स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ ये सारी शामिल है। तो इसका आपने कंपैरिजन कर देना है किसी एक अच्छी ममालिक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं कि वो कितने एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं, लाइक इंडिया का कर दें, श्रीलंका है हमारे साथ। श्रीलंका का है, इस तरह से। अच्छा, अब इस तरह से आपको फैक्ट्स, अच्छा आप इस सारे फैक्ट्स कहाँ से मिल सकते हैं अच्छे रिसोर्सेज के साथ? सिर्फ हाईलाइट्स देख लें आप, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है 45 सफ़ात के ऊपर है उसकी, तो आपसे उसको सारी चीज़ें मिल मोस्ट जाएंगी। कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक्स के हवाले से जी, पाकिस्तान का। वो सबसे अच्छा है, उसमें आपको ये सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी मेरे ज़हन में आ रही थी, ये आप करें। बाकी उर्दू के लिए, उर्दू का जो पेपर है उसके लिए कलीद उर्दू एक पूरी किताब है, पीएमएस के उर्दू के लिए, या इस तरह का तो जो आप कह लें कि उर्दू की बाइबल है। नहीं, इस तर्ज के पेपर के लिए वो इनफ है। जैसे उसके ठीक है, अंदर 25-30 जो है उर्दू के ऐसे भी लिखे गए हैं, आपको समझ आ जाए कि ऐसे कैसे प्रेसी लिखना है, है। लेटर है, प्रेसी, बाकी लेटर्स, करेक्शन, सारा कुछ मौजूद है उसके अंदर, तो आप कर लें। और रेवेन्यू लॉज के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। अब तो उन्होंने बेस बना दिया ना। जी, अब तो रेवेन्यू लॉज जो हैं वो गुंजाइश नहीं बची आपके पास। आपको ज़्यादा नंबर रेवेन्यू लॉज से लेने पड़ेंगे। 3 रेवेन्यू लॉज हैं, उसकी कोई ना कोई आप किताब देख लें एक मार्केट के अंदर जो मौजूद होगी। बेहतर तो ये है कि आप रेवेन्यू लॉज को डाउनलोड कर लें, अगर किताब नहीं लेते तो आप उनको पढ़ें, और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। बाकी प्रैक्टिस कोई एक करें। आध बुक कोई अच्छी आपके जहन में अगर है रेलेवेंट। रेवेन्यू लॉज के ऊपर मेरे ख्याल में रेवेन्यू लॉ, वही तहसीलदार का जो गाइड है रेवेन्यू लॉज का, वो मेरे ख्याल में ठीक है। ओके। हाँ, मैंने खुद उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले उर्दू बाज़ार जब गया था मैंने देखा है, तो वहाँ पर वो मौजूद था। वो एक अच्छी किताब है, वो फ़ायदा दे सकती है। सही। और कोई बात आपकी तरफ से? बस मेरे ख्याल में अगर अगले 2 से 3 वीक्स के दरमियान ये पेपर हो जाएंगे शेड्यूल, ठीक है। और अब इन लोगों को हिम्मत करनी चाहिए। तहसीलदार का सर्विस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, प्रमोशंस इसकी अब तो फास्ट हो चुकी हैं। पीएमएस में डायरेक्ट जाने का 5 साल के बाद आपके पास क्वेश्चन है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसीलदार की बहुत बड़ी सीट है। ऐसे ही है सर, वो तो पूरा वो सिस्टम को चला रहा होता है। सिस्टम को चला रहा होता है, तो अब इससे अच्छी सीट और कोई नहीं हो सकती। ये वैसे ये वाला फिक्र आप बहुत सारी जगह सीट्स के लिए बोलते हैं। चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन बहुत भली लगी होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने तहसीलदार के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं। भरपूर तरीके से उसकी तैयारी करें ताकि आप दौड़ में कामयाब हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।